नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 19th ऑफ मार्च। उसी के साथ-साथ अगर आप नए हैं तो डेफ़िनेटली हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए। यहाँ पे अभी ने एक नया सेक्शन ऐड किया है, वो है म्यूचुअल फंड का एनालिसिस। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस भी हम यानी बेसिकली मेरा जो फीडबैक है, मेरा जो स्टडी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपका जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टॉक एनालिसिस या आज का जो न्यूज़ है वो सारा जो है आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। डेली का जो हेडलाइन है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपका सिंपल भाषा में आपके लिए एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं कि आपका टीएलडीआर दिया हुआ है, इम्पैक्ट ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, सारा चीज़ जो आपको समझाया जाता है। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे अगर आप सारा आर्टिकल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनिटली देख सकते हैं, बट 1 मिनट के बाद जो है एक्सेस आपका बंद हो जाएगा। और अगर आपको पूरा एक्सेस करना है, सारे आर्टिकल्स हमारे वेबसाइट में चेक करने हैं और उसी के साथ-साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। एक बेसिकली एक मेंबर ग्रुप है जहाँ पे आप सवाल-जवाब पूछ सकते हैं। यू कैन इंटरैक्ट विद आवर टीम। तो उसके लिए आप यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप बहुत ही किफ़ायती है, 10 रुपीज़ पर डे एंड 149 रुपीज़ यानी नियर अबाउट 5 रुपीज़ पर डे का एक ऑप्शन है। डेफिनेटली अगर आप मेंबरशिप लेते हैं सो इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट एंड वो हमें हेल्प करता है और मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए। सो लेट्स मूव टू द कंटेंट फॉर टुडे। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट में बहुत ही अच्छा तगड़े लेवल पे आपका मूवमेंट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आपका एसबीआई को बोला है कि भाई आप जो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका सारा डिटेल्स आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। जब ये आपका 2019 से आपके जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो परचेज किए गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, तो सारा चीज़ जो है वो आपको शेयर करना पड़ेगा। और दीज आर फाइन, बट अगेन यहाँ पे एडवांटेज तो डेफिनेटली है। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि अभी जो है अकाउंटेबिलिटी पे एक बहुत अच्छा एक आपका प्रहार होगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ इज ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और यहाँ पे ये होता है कि आपका एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आप फ्लोट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगाना पड़ता है, बिकॉज दैट मनी इज प्राइमरली इन्वेस्टेड इनटू मार्केटिंग अलग अलग तरीके के मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इसमें जो है आपका इन्वेस्ट किया जाता है। नैरेटिव बिल्डिंग, प्रोपेगेंडा या मशीनरी, ये सारी चीज़ों को तैयार करने में बहुत ज़्यादा पैसा उसमें जाता है। और यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसे की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है। और प्राइमरली आपके फंडिंग के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। एक होता है कि डोनर होता है, डोनर आपका डायरेक्टली जो है आपका पेमेंट कर सकता है, पर यहाँ पे एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपको पता है पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज अ वेरी डर्टी गेम तो नहीं बोलेगा, बट ये आपका बहुत ही ज़्यादा वायलेंट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, ठीक है, तो और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को उतना नहीं देते हैं, तो फिर उस जगह पे आपके अगेंस्ट में ग्रज क्रिएट किया जाता है, ग्रज हो जाता है, क्रिएट नहीं है, ग्रज हो जाता है। फिर उसके बाद जब भी आप अगर ऑपोजिशन वाला आपका पावर में आ जाता है, तो जिसने डोनेशन कम दिया था, तो आप बोल सकते हो कि आपका ईगो का इशू होता है। और यहाँ पे पॉलिटिक्स में ईगो एंड ये जो सेंटिमेंट वाला चीज़ है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जो वोटर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, और जो लीडर है जो वहाँ पे खड़ा हो रहा है, इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल हो जाता है। सो अगेन जब भी आप इस फंडिंग को आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से दिक्कत ही हो जाती है कि जो भी फंडिंग कर रहा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, बाद में नहीं करेगा, बिकॉज दे विल फील लाइक दैट हमारे साथ जो है आपका विश्वासघात हुआ है। क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली अभी पता चला है कि फ्यूचर गेमिंग बोल के, सॉरी मार्टिन, सम पर्सन कॉल्ड मार्टिन, उन्होंने बहुत पैसा उसमें डाला हुआ है, डीएमके को बहुत अच्छा पैसा दिया हुआ है। फिर आपका सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने परचेज किया हुआ है। बीजेपी को नियर अबाउट 6,500 करोड़ मिला है। सेकंड में आपका टीएमसी है, उसके बाद आपका कांग्रेस है और डीएमके है। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेडी को नियर अबाउट 900 करोड़ जो है आपका पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से मिला है। सो पैसा सबके पास आ रहा है, बट इसमें अब फायदा ये हो जाएगा कि जो पैसा वाइट के माध्यम से आ रहा था, अकाउंटेबिलिटी उसमें थी, तो वो आपका अभी ब्लैक से आना शुरू हो जाएगा, विच डेफिनेटली is going to affect the black market economy। बट यहाँ पे वो भी बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट गिव कंप्लीट एनोनिमिटी, ये सारी चीज़ें जो है। बट एनोनिमिटी अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर यहाँ पे फायदा क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड का प्राइमरीली मतलब ये था कि उसमें एनोनिमिटी प्रोवाइड की जाएगी और ये लीगल वे में लोग करेंगे, और लीगल वे में करेंगे तो फिर बाद में जाके टैक्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, या अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं होने वाला है। सो दिस इज समथिंग विच इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेरे को पूछते हो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, ये अननेसेसरी था। कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको अगर आप क्लोज डोर में रखते हैं, मैं ये नहीं करूँगा उसको छुपा के रखना। आरटीआई में डेफिनेटली आप उसको थोड़ा बहुत जो है रिवील कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे ये करते हैं कि इस कंपनी ने या इस पर्सन ने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा दिया हुआ है, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि सब कुछ पब्लिक में होता है। और जैसे आपको
अभी देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल टारगेटिंग विल बी देयर, और पॉलिटिकल टारगेटिंग जब भी होगा तो ये आपका एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार नहीं करता है, स्टेबल एनवायरनमेंट तैयार नहीं करता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस जो इंडिया में आएगा, फॉर एग्जांपल जो गोरा जब इंडिया में पैसा डालेगा, वो तो किसी जॉइंट वेंचर के माध्यम से पैसा डालेगा। वो देखेगा कि भाई अगर मैं जिंदल के साथ काम करता हूँ, जिंदल कांग्रेस के साथ है, फॉर एग्जांपल जिंदल जो है वो कांग्रेस अलाइंड है, तो फिर इसके साथ भी जो अगर हम जॉइंट वेंचर करते हैं तो बीजेपी स्टेट्स में शायद से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो है चीज़ें जब होती है तो फिर मैं किसी पॉलिटिकल साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट दिक्कत ये हो जाती है कि फिर वो देखते हैं कि भाई इस बिजनेस के साथ या इस बिजनेस ग्रुप के साथ अगर इंडिया में जॉइंट वेंचर करते हैं तो फिर हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसमें हमें पॉलिटिकल रीजन की वजह से बाद में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है आपका टाटा का, जो आपका सिंगोर में जो प्लान था वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम नियर अबाउट कंप्लीट हो गया था, पर कंप्लीशन होने के बाद भी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोल सकते हो, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, उसको फिर वापस जाना पड़ा। फिर आपका स्टरलाइट का जो तमिलनाडु में आपका टूटिकोरिन में जो प्लान है, स्टरलाइट का प्लांट जो है अभी बंद हो गया। उसकी वजह से इंडिया का जो बहुत ही एक लार्ज चंक जो वहां से प्रोड्यूस होकर आता था कॉपर का स्मेल्टर था, तो वो आपका बंद हो गया। उससे दिक्कत ये होगी, कॉपर के प्राइसेस बढ़ गए। कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपका जो लिविंग कॉस्ट है या आपका जो मतलब आपके जो खर्चे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है या कोई भी चीज़ जहाँ पे कॉपर आपका इस्तेमाल किया जाता है उसमें आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड होती है, और इस जगह पे टिपिकली पॉलिटिकल गेन्स के लिए या अपनी पर्सनल गेन्स के लिए टिपिकली लोग होते हैं, को सोचते हैं नहीं। तो ये चीज़ आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वेयर इज द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन मेक मनी। तो कॉपर का अगर प्राइस बढ़ रहा था, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका कॉपर का प्राइस बढ़ रहा था तो फिर अगर आप वहाँ पे कॉपर कमोडिटी पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो वहाँ हेजिंग के माध्यम से या फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते थे। क्योंकि आप देखोगे कि कॉपर का जो है इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा, कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉपर के जो इंपोर्ट से जो है आपका जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू वो बढ़ेगा, फिर सारी चीज़ों का दाम बढ़ेगा। तो दाम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आइटम का दाम बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल गुड्स का वायर का दाम बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आप उस जगह पे इन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते थे, या इन्वेस्ट करने की मतलब दिस इज हाउ आई वुड इन्वेस्ट एंड ट्राई टू फिगर आउट ओके दीज आर दी सेगमेंट जहाँ पे मुझे ग्रोथ देखने को मिलेगा, देन आई विल बी इन्वेस्टिंग इनटू दैट, एंड फिर वहां से हम जो है डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न पा सकते हैं। दूसरे का मतलब बेड़ा गर्क होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब वही हो जाता है। आपको जब देखना पड़ेगा, जब सोसाइटी इतना स्वार्थी है तो फिर आप अगर आप खुद स्वार्थी होते हैं तो फिर आपको फायदा होता है, नहीं तो अगर आप वही होता है ना कि अंधों की नगरों में अंधों की नगरी में अगर आप चश्मा बेचने जाओगे तो खुद मुंह की खाओगे, तो वही चीज हो जाता है। Affluent Indians are increasing booking exclusive boutique properties in scenic like गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान। तो लोग जो है पैसा यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इन्वेस्ट नहीं यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। आपका जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लेवल का जो है आपका खर्चा देखने को मिल रहा है, आपका फ्लो पैसे का जो फ्लो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और इस जगह पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका एफ्लुएंट क्लास, यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ्लुएंट क्लास का मतलब होता है कि जो 5 स्टार होटल है, बुटीक होटल्स हैं, जो बुटीक होटल्स हैं वहाँ पे आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो दैट शोज दैट द अल्ट्रा रिच पीपल या एचएनआई जो है या एफ्लुएंट लोग जो है, रिच क्लास जो है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी सारे हॉस्पिटैलिटी कंपनीज हैं जो 5 स्टार होटल रन करते हैं, जो रिजॉर्ट रन करते हैं, तो फिर वहाँ पे उनको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। या जो आपका फ्लीट ऑपरेट करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो अल्कोहल वाली कंपनी है, अल्कोहल यानी बार्स, पब, रेस्टोरेंट, ये सारी जो कंपनी है, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू दिस, और वहाँ से अच्छा लेवल का जो है पैसा कमा सकते हैं। तो मिडिल क्लास तो अभी उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो अभी उतना मूव नहीं करेगा, वो सीजनल वाइज मूव करता है। और ये जो पैसे वाले होते हैं, जो रिच क्लास होते हैं, वो कभी भी जो है पार्टी कर सकते हैं, कभी भी शादी कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर रिच एंड दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू गेट व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। टाटा सन्स प्लान्स टू सेल 9,300 करोड़ स्लाइस ऑफ टीसीएस। तो वो अपना जो है होल्डिंग है यहाँ पे सेल करने वाला है, और नियर अबाउट $1.1 बिलियन का जो है आपका यहाँ पे वो पैसा रेज करेंगे। और ये जेपी मुरुगन जो है, दैट इज द बैंकर हु इज हैंडलिंग द डील। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टाटा सन्स जो है प्राइमरीली आपका एक प्राइवेट कंपनी है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विच इज़ दी लार्जेस्ट, जो टाटा ग्रुप में सबसे वैल्यूएबल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो आपका कर रहे हैं, वो आपका यहाँ पे आपका ओनरशिप जो है थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं, ओनरशिप जो है उसको पेयर कर रहे हैं। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये है कि टाटा ग्रुप जो है वो टिपिकली बहुत सारे जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, आपका रिटेल में इन्वेस्ट कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रोमा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आपका जो ऐप है, जो मास्टर ऐप तैयार कर रहे हैं, फिर टाटा जो है आपका एयर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो अलग अलग जगह पे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और डेट के माध्यम से रिफाइनेंस करके उसमें आपका जो है उसको चला रहे हैं। तो इस जगह पे क्या होता है कि आपको डेट को सर्विस करना पड़ता है, डेट को रिफाइनेंस करना पड़ता है, डेट को जो है पे बैक करना पड़ता है। तो जब भी आप डेट को पे बैक करेंगे तो कहाँ से करेंगे, आइदर आपका जो इनकम है या जो प्रॉफिट है वहां से आप उसको पे बैक करेंगे। पर क्योंकि मैच्योर कंपनी होता है तो मैच्योर कंपनी में आपका शेयर होल्डर का प्रेशर भी रहता है, तो वो कहते हैं कि हम जो है हमारे प्रॉफिट से, यानी आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वहां से हम उसको पे बैक नहीं करेंगे, आप जो है अपना ओनरशिप जो है उसको आप पेयर करो, फिर वहां से जो है आप उसको रिफाइनेंस करो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अंदर के रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। और ये एक क्लासिक केस होता है कि यहाँ पे अगर ओनर जो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो अगर रिड्यूस होता है, दैट इज नॉट नेगेटिव, दैट इज नॉट एट ऑल नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जब भी वो थोड़ा सा पेयर होता है या उसको रिड्यूस किया जाता है तो उस जगह पे आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोमोटर होल्डिंग जब नीचे की तरफ जाता है तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक हो गया कि प्लेज तो नहीं कर रहे, प्लेज करना वो भी एक रीजन होता है, उसमें भी पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको देखने को मिलेगा। पर अगेन जब वो अपनी ओनरशिप को रिड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दे आइदर डेट के ऊपर डेट प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो अडानी ग्रुप में बहुत डेट का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो डेट सेल ऑफ कर रहे हैं, या डेट को आपका पे बैक करने के लिए अपना जो इक्विटी है वो सेल ऑफ करें। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन होगा, सो प्लीज डू स्टडी अबाउट इट। और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट का है, नियर अबाउट $1.1 बिलियन को यहाँ पे, तो जेपी मॉर्गन जो है वो यहाँ पे इसको हैंडल करेगा एंड दे विल बी ट्राइंग टू फिगर आउट, दे विल नेगोशिएट विद अदर कंपनीज दैट ओके ये सॉवरेन फंड इतना खरीदेगा, वो सॉवरेन फंड इतना खरीदेगा, बिकॉज लार्ज डील है। अगर सोचिए कि 1 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है, तो डेली का जो है आप नॉर्मल मार्केट में उसको ऑफलोड कर सकते हैं। पर जब भी आपका ब्लॉक डील होता है या एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर को जो है सेल किया जाता है तो उसमें आपका प्राइमरीली इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन आपका डीलिंग होता है। समवन ट्राइज टू फिगर आउट ओके किसको सेल कर सकते हैं, प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, तो उसके इसलिए आप देखोगे जब भी आपका ये ब्लॉक डील होता है तो प्राइसेस फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करते हैं। टाटा स्टील टू शट वेल्स को कोविड, सो टाटा स्टील के जो चेयरमैन थे, टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो यूके में गए थे रिसेंटली कुछ महीनों पहले। फिर आपका यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक उनके साथ उन्होंने बात किया था, दे वर आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ सब्सिडी की वहाँ पे जो उनका जो स्टील प्लांट है उसको रिन्यू करना है, उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो टाटा ग्रुप नहीं करना चाहता है। तो फिर उन्होंने सब्सिडी की मांग की थी गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, टाटा स्टील प्लान्स टू शट डाउन द कोक ओवेंस एट पोर्ट टैलबोट प्लांट इन वेल्स दिस डिसीजन। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, एंड टाटा स्टील विल इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ कोक टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, ऑनलाइन सेल्स कंटिन्यू टू बूम ऑन कन्वीनियंस प्राइस फैक्टर्स। सो ग्रोथ तो होगा क्योंकि वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंड वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसको उसमें आपका प्राइस बेनिफिट जो है वो आपके एंड कंज्यूमर को पहुंच रहा है, जो मिडिल मैन है। क्योंकि जब भी आप ऑफलाइन स्टोर्स में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर आपका डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर जो है मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर फिर रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर फिर आपका दुकान मतलब आपके एंड कंज्यूमर को सेल करता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं ना उसमें क्या होता है कि आपको मार्जिन देना पड़ता है, तो मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो मार्जिन जब भी आप छोड़ोगे फिर वहाँ पे आपका वेस्टेज होगा, तो फिर दिक्कत ये होती है कि एंड कंज्यूमर को उसको पे करना पड़ता है। ठीक, एक पॉइंट के बाद तो जीरो मार्जिन में कोई काम तो नहीं करेगा। और जब भी आप ऑनलाइन में जाते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर, मैं जैसे अमेजोन में सेल करता हूँ, तो अमेजोन में मेरा प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, अमेजोन में उसको लिस्टिंग कर दिया, अमेजोन इज द ब्रोकर दैट आई एम यूजिंग और द मार्केट प्लेस दैट आई एम यूजिंग। फिर उसके बाद एफिलिएट के माध्यम से मैंने उसका जो है सेल किया या एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सेल किया। तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कितने मेरे बोल सकते हो कि एजेंट हो गए या कितने सारे स्टेप्स हो गए, कितने सारे आपके कमीशन एजेंट्स हो गए। एक तो हो गया जो प्लेटफॉर्म है वो एक सर्टेन परसेंटेज लेता है, ठीक है, और जो एफिलिएट है वो एक सर्टेन परसेंटेज लेता है। तो यानी दो मेरे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दो टच पॉइंट है या दो बंदों को जो मुझे पैसा देना पड़ता है, ठीक। तो उसी तरीके से जितना कम आप करोगे तो फिर वो एंड बेनिफिट जो है आपको दिया जाएगा। और अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, इवन रिमोट एरियाज में भी जो है आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सारी चीज़ों का डिलीवरी हो रहा है, बहुत ही रूरल एरियाज में भी आपका ये डिलीवरी हो रहा है। सो अभी जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग का सिस्टम बहुत अच्छा, एंड टू एंड जो डिलीवरी है वो बहुत इंप्रूव हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है। इसको वैसे आपका जो है शिपिंग कॉस्ट वो बहुत रिड्यूस हुआ है। सो दैट इज डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग टू दिस। एंड
फ़ायदा ये है कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी क्या करेंगे, वो मिडल मैन को छोड़ के, इसलिए रिसेंटली आपने देखा था कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न में जो सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसमें वो उन्होंने लिमिट लगा दिया था कि भाई हम जो है इक्वल मार्जिन में ही बेचेंगे, आपको जो है ऑनलाइन में कम सस्ते में नहीं बेचेंगे। बट जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं या स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। और उसके माध्यम से क्या होगा कि आपका रीच बढ़ेगा तो फिर आपका सेल भी बढ़ेगा, सेल अगर बढ़ेगा तो फिर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर आस्ते आस्ते आप स्मॉल स्टार्टअप से एक बड़े स्टार्टअप बन जाओगे। और ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स अभी एक्सपीरियंस सेंटर, आस्ते आस्ते आप देखोगे लेंसकार्ट जैसे एक्सपीरियंस सेंटर निकाल के लाया है। एक्सपीरियंस सेंटर मतलब होता है कि आप वहाँ पे जाइए, दुकान में जाइए, दुकान में उस चीज़ को आप चेक कीजिए, ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो फिर आप ऑर्डर कीजिए, आपके घर में आके देखे जाएगा। उस स्टोर से आपको खरीदना नहीं है, और आपके घर में जो है मतलब अच्छा क्वालिटी का जो मटेरियल है, फ्रेश माल जो है आपके घर में आ जाएगा। ये आपका जो एक्सपीरियंस सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी फॉर एग्जांपल अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। फ्लाइंग टू साउथ ईस्ट एशिया गेट्स ईजियर विद मोर फ्लाइट्स, वीजा रूल्स। तो अभी जो है लोग बाहर घूमना चाहते हैं, इंडिया में उतना नहीं घूमना चाहते हैं, बिकॉज जैसे मैं बता रहा हूँ कि गोवा में अगर आप जाते हो, ठीक है, गोवा में जाते हो उसमें जो खर्चा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जाते हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप गुवाहाटी से या शिलोंग से या कोलकाता से अगर आप गोवा में जाते हो, तो उसमें आपका फ्लाइट का खर्चा नियर अबाउट 6 to 7,000 और 8,000 रुपीज़ पर पर्सन आता है वन वे, यानी 16,000 से 17,000 रुपये आपका टू वे का आपका फ्लाइट का खर्चा आता है। वहाँ पे गोवा जो मतलब रिसेंटली आई वेंट टू गोवा एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं नॉर्थ गोवा में था, कैलागुंटे या क्या क्या सब जगह है वहाँ पे, अरम्बुल। तो इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, लाइक टू बी ऑनेस्ट आई मतलब मुझे तो उतना कुछ डिफरेंस लगा नहीं। लोग जो बोलते हैं गोवा घूमो ये वो, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, खाली खाली है, बट मतलब खाली वाले सीजन में गया था, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक आई फाउंड इट वेरी टिपिकल। मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट एनीवे इट इज गुड, वेरी गुड फॉर पीपल हु लिव इन कर्नाटका एंड मुंबई, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मतलब डजंट सूट द पर्पस टू बी ऑनेस्ट। एनीवे, तो उसी खर्चे में अगर वहाँ जाते हैं पर हेड, अगर आप डिसेंट घूमते हैं, डिसेंट जगह पे रहते हैं, ठीक है, 4 दिन 5 दिन अगर रहते हैं, तो नियर अबाउट 30 to 40,000 पर पर्सन, इंक्लूडिंग फ्लाइट में बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी होगा, 50,000 60,000 होगा। बट वही चीज़ अगर आप मतलब थाईलैंड इज कंपैरेटिवली चीपर, सस्ता है, आपका यहाँ से सेम फ्लाइट का खर्चा आ जाता है, वीज़ा के लिए आपको 4,500 रुपये पर पर्सन देना पड़ता है, और उसके बाद बैंकॉक, पटाया, फुकेट, ये जगह, कराबी आइलैंड, ये सब जगह पे आप घूम सकते हैं। एंड रिलेटिवली जो भी मैंने नेट पे देखा है कि थाईलैंड इज़ मच क्लीनर, एंड वहाँ पे जो है खाना पीना जो है रिलेटिवली आपको हर एक टाइप का खाना पीना मिल जाता है। एंड थाईलैंड में लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए भी जाते हैं, तो इट सर्व्स एवरीवन्स पर्पस, राइट। अगर आप घूमने जा रहे हैं ये वो भी अच्छा है, अगर आप क्लीन एनवायरनमेंट देखना चाहते हैं वो भी है, और अगर आपको मज़े करने हैं वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखना है तो वो भी आपको फुकेट में कराबी आइलैंड या फुफू आइलैंड, ये सब जगह पे जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थाईलैंड में बहुत सारे इंडियंस भरे हुए हैं, तो थाईलैंड इज मच चीपर कंपेरेटिवली। अगर आप कंपेयर करोगे, थाईलैंड इज मच चीपर, श्रीलंका इज इवन मोर चीपर, ठीक है, कंपेयर टू थाईलैंड श्रीलंका इज इवन मोर चीपर एंड इट्स मोर क्लीन। उसके बाद आपका अगर और भी ज़्यादा आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको वियतनाम, कैम्बोडिया, इंडिया कैसे डेवलप्ड है, डिसेंट डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपको हाईफाई कुछ देखने को मिलेगा नहीं। मतलब अगर आप सोचते हो कि दुबई जैसा लाइफस्टाइल, वो आपको कुछ कुछ जगह पे देखने को मिलेगा, बट चाइना ऑन दी अदर हैंड इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव अगर आप वहाँ पे घूमने जाते हैं तो। इसलिए आपको साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा आपको लोगों का मूवमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ मच चीपर, मच ऑर्गेनाइज, मच क्लीनर, एंड ऑल्दो लैंग्वेज बैरियर है, बट कंपेरेटिवली वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये फायदा होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट साउथ ईस्ट एशिया में जो है इट इज इमर्जिंग एज द न्यू हब फॉर इंडियन आउटबाउंड टू ट्रैवल। और यहाँ पे आपका वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है, और एयर सर्विस, न्यू एयर सर्विस एग्रीमेंट विद इंडिया। ILFS moves to NCLT seeks protection from for group firms, so देख सकते हो ILFS तो ऑलरेडी इसमें एक दिक्कत में आ गई थी, और कान में फंसा था, बहुत बड़े बड़े कान में फंसा था, अभी थोड़ा सा रिकवर उसने किया है, बट इसलिए NCLT के पास गए हैं कि भाई हम जो है, आप हमें, हमारा जो ग्रुप फर्म है उसको आप प्रोटेक्शन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स अडानी कंपनीज प्ली टू रिकवर 1300 करोड़ फ्रॉम राजस्थान डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब आपका जो बिजली जो आपका वो करता है, शेयर करते हैं, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोलते हैं उसको। लेट पेमेंट सरचार्ज तो आपको मिलेगा नहीं। इंपोर्ट्स ऑफ नेचुरल गैस कंटिन्यू टू सर्ज। LNG जो है उसका 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है,
26% जनवरी, 12% दिसंबर, 5% नवंबर 2022। तो उसका तो ग्रोथ हो ही रहा है। और ये आपका कहाँ से आता है? प्राइमरीली आपका आता है कतर से। कतर इज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस, उसके पास लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। तो प्राइमरीली आपका कतर से आता है, और कतर से जब आएगा तो उसका नियरेस्ट पोर्ट कौन सा होगा? गुजरात में होगा और महाराष्ट्र में होगा, ठीक है, वो नियरेस्ट पोर्ट होगा। तो इसलिए वहाँ पे गुजरात में किसका दबदबा है? अडानी। और यहाँ पे नेवा शेवा है, नेवा शेवा, नेवा शेवा। फिर वहाँ से आपका रेल के माध्यम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर अगर हम ईस्ट में आते हैं, ईस्ट में आपका क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा एंड बंगाल, चेन्नई, मतलब पूरा तो कोस्टल ही है ना, चेन्नई, ये सब एरिया जो है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट जो पोर्ट कंपनीज है दैट दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम देयर। आदित्य बिरला कंपनी टू डाइवर्स टेक इन एएमसी बिजनेस। सो मूवमेंट हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, उतना ज़्यादा तो मूवमेंट है नहीं, बट डिसेंट जो मूवमेंट है दैट इज अप टू देयर, अप टू यू, यू कैन लुक इनटू इट। सो डीबीएस टिपिकली आपका जो मैच्योर कंपनीज हैं या फाइनेंशियल कंपनीज या बड़े कंपनीज के लिए ही काम करता था, बट अभी यहाँ पे उनको ये देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी और बिग अपॉर्चुनिटी इन द स्टार्टअप मार्केट, एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू स्टार्टअप्स। और यहाँ पे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एआई, फाइनेंशियल सर्विसेज, सच एज इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो या ओएमसी, यानी ओएमसी तो पता ही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो है आपका गेंस जो है आपको वहाँ पे अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। Every 50 पैसा लीटर चेंज इन मार्केटिंग मार्जिन्स कैन रिड्यूस प्रोजेक्टेड अर्निंग्स बाय 15%। जस्ट सोचिए 50 पैसे से इतना उसका गिरेगा। The impact will be higher for HPCL since its retail volume is higher than the refining output. Okay. इसलिए आपका देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट पीएसयू है वो अपना जो कैपेसिटी है रिफाइनिंग का वो बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन इंडिया में कम हो जाएगा। ईवी इज द फ्यूचर, ईवी इज द फ्यूचर। So government may slap recovery suit on 3 companies to get back FAME subsidy. FAME subsidy एज एन ईवी का जो सब्सिडी दिया गया था ना कि इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर बनाओगे तो उसमें सब्सिडी मिलेगा, तो हीलो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और बेनलिंग पे आपका बोल रहे हैं कि भाई जो फेम में आपको सब्सिडी मिला था वो पैसा हमें दो, वो पैसा हमें वापस चाहिए। बहुत ही कांड हो रहा है भाई। बिग पोल स्पेंड्स अनलाइकली टू लिफ्ट रूरल डिमांड। तो अभी तो इलेक्शन का तो डेट हो चुका है, तो अभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो होगा, बहुत पैसा जो है वो आपका फ्लो होगा, ठीक है, मार्केटिंग पे फ्लो होगा और फिर कैंपेनिंग में बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, होटल सेगमेंट, फिर आपका अल्कोहल सेगमेंट या जो अल्कोहल पौआ, ये सारी चीज़ों का जो है डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ेगा। लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, सारी चीज़ों का जो है गाड़ी, व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों का डिमांड आस्ते आस्ते थोड़ा सा ग्रो होगा, क्योंकि एक मैसिव मूवमेंट होता है इंडिया में जो इलेक्शन है दैट इज वहाँ से आपको मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग कैंपेनिंग, इसके बारे में सीखना चाहिए, किस तरीके से जो है मार्केटिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, किस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, किस तरीके से लोगों को स्टडी किया जाता है, और कैसे उनसे जो है ऐसा एक चीज़ मांगा जाता है जिसका उनको एज सच कोई डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। जैसे आप वोट देते हैं, वोट देने के बाद आपको कुछ मिलता है क्या? डू यू गेट एनी प्रोडक्ट और सर्विस? टिपिकली नो। आप वोट देते हैं और आपका वोट जो है वो काउंट होता है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट चुन के आती है। बट अगर आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे देखते हैं, आप मतलब आपका जो वोट का जो वैल्यू है वो एक दूसरा बंदा जो है उसके वोट का भी वैल्यू सेम ही है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही अकॉम्प्लिश आदमी हैं, आपने बहुत सारा रिसर्च किया, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ किया है, एंड आप अपने देश के बारे में आपने सोचिए कि आप बिजनेस चलाते हो, आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, आप वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो, आपका वोट का जो वैल्यू है, और एक दूसरा बंदा जो फॉर एग्जांपल नशेड़ी है, ठीक है, अगर उसको मैं एक पौवा दे देता हूँ वो मेरे नाम पे वोट दे देगा, तो आपका वोट का वैल्यू उसका वोट का वैल्यू सेम ही होता है। सो इसलिए जो आपका डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में जो वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स जब इक्वल हो जाते हैं तो फिर उसमें ये आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, और इसके वजह से जब डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती है, और जब आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जब आप देखोगे जो कंट्रीब्यूट करता है, सिंपल भाषा में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, और जो आपका बोल सकते हो कि जो बोझ है
सोसाइटी पे, दोनों का जब वोट का वैल्यू सेम हो जाता है, वोट का वैल्यू जब सेम हो जाता है, फिर उसमें क्या होता है कि डिस्पैरिटी होता है, क्योंकि जो बोझ है उसको मैनिपुलेट करना, उसको आपका बेसिकली अपनी तरफ अलाइन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए आप देखोगे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है या ग्लोबली ये पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही होता है कि वहाँ पे जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है, यानी जो बोझ है टिपिकली उसको ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाती है, रादर देन द रिच एंड द रिच पीपल, और पीपल नॉट रिच, बेसिकली जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये नेचर है, ये आपका विधि का विधान है, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। बट आप अगर अवेयर रहते हो तो फिर आप अपने तरीके से सही चीज़ों पे डिसाइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वोट नहीं देना चाहिए, डेफिनेटली आपको वोट देना चाहिए, बट वोट देने के बाद भी आपको ये चीज़ ये क्लियर अगर आप कर लेते हैं ना अपने दिमाग में कि इस तरीके से जो है नेचर जो है काम करते हैं, इस तरीके से सोसाइटी काम करता है, सो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, और जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो फिर आपका डिसअपॉइंटमेंट भी कम होता है। Not to urea imports for a year. So India government is allowed to import urea through IPL, राष्ट्रीय केमिकल, ये सारे जो हैं, और ये बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली इसके माध्यम से सब्सिडी भी होगा, तो फ़ायदा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट ये प्राइमरली आपका कहाँ से आएगा, रशिया से आएगा, या जो पोटैश ये सारी चीज़ें होती है वो रशिया से ही आपका आता है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्टा कैप $1 बिलियन वो डालेंगे यहाँ पे। एजुकेशन इटसेल्फ इज अ बिग बिजनेस। मैं जैसे बता रहा हूँ कि एजुकेशन इज अ बिग बिजनेस थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रियल एस्टेट के माध्यम से आप एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। एजुकेशन एज सच तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन में मिल ही रहा है, बट वो एजुकेशन टिपिकली कोई कंज्यूम नहीं करता, कंज्यूम भी करता है तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके काम में नहीं आता। तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती होते हैं, 20-25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्चा करते हैं, तब आपको लगता है कि मेरा एजुकेशन वो सार्थक है। बट वही चीज़ जब आपको ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो वो कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बाद वो वैल्यू उसको दिखता नहीं है। सो दैट इज द रीजन वाई आपका IIT IIM हार्वर्ड का जो लेक्चर है, ये सारा चीज़ आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट आप जब किसी जगह पे किसी इंस्टीट्यूट में 10-15 लाख रुपए खर्चा करके MBA करते हैं, तो फिर वहाँ पे एक फील अच्छा आता है कि हाँ चलो यहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेशन मिला है। बट to be honest, you are investing, you're basically paying for the certificate and for the access to the infrastructure rather than the real estate. Education is a by product. उस जगह पे ये रियलिटी है, ये आप अग्री करते नहीं करते हैं मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, गाली भी देना चाहते हो दे सकते हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हैव अ डिस्कशन, ओपन डिस्कशन ऑन दैट। बट इंडिया में टिपिकली जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज मोर बेस्ड ऑन आपका रियल एस्टेट। इसलिए आप जितने भी बड़े बड़े स्कूल देखोगे, DPS हो गया, जितने बड़े बड़े नामी दामी स्कूल हो गए, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको जो है पुश करते हैं, एंड सर्टिफिकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर। IIT IIM जो है वो आपका सर्टिफिकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन अगर आप देखोगे जो नीट का, JEE का जो प्रिपरेशन करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के बेसिस पे ही आपको सेल करते हैं। सकरावाल हॉस्पिटल इज लाइनिंग अप 2000 करोड़ फॉर बैंगलोर एक्सपेंशन। तो होगा पैसा तो आएगा वहाँ पे। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। तो वेबसाइट का लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, profitnama.com, डेफिनेटली जाइए वहाँ पे, और सारी चीज़ जो है, सारी न्यूज़ आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने के माध्यम से आप सारे आर्टिकल को विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सेस कर पाएंगे, और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं बहुत किफायती है, 10 रुपीज़ पर डे, 5 रुपीज़ पर डे। पूरे साल के लिए एक्सेस करते हैं तो 5 रुपीज़ पर डे, और अगर आप 1 महीने के लिए एक्सेस करना चाहते हैं तो 10 रुपीज़ पर डे। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रियली हेल्प्स अस अ लॉट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।